हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। अब देखिए, आप सभी जो हैं बीमा एजेंट बन गई हैं, एलआईसी में एजेंट बन चुकी हैं। तो जब आप एलआईसी किसी को बेचने जाएंगे तो तरह तरह के ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके सामने, आपत्तियां आएंगी। तो आज से आप लोगों के लिए एक और सीरीज शुरू की है, जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 1। तो आज की जो वीडियो है ना, वो पार्ट 1 रहेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है आपत्ति निपटान। क्योंकि देखिए, जब हम किसी से भी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं ना, तो लोग तरह तरह के आगे से प्रश्न उठा देते हैं, है ना। तो उन सभी को ऑब्जेक्शंस कहते हैं या फिर आपत्तियां कहते हैं। तो उन ऑब्जेक्शंस या फिर आपत्तियों का कैसे सामना करना है, कैसे लोगों के अलग अलग तरह के जो प्रश्न रहते हैं, ऑब्जेक्शंस रहते हैं, उनको हैंडल करना है। तो यही सब आज से हम जो इस सीरीज में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले, अभी क्योंकि आप नए नए बीमा एजेंट बने हैं, बीमा सखी बनी है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी मुसीबत रहती है ना, वो ये है कि बीमा बेचने की बात शुरू कैसे करूं, कहाँ से करूं, है ना। तो ये सबसे बड़ी जो है, अपने ही द्वारा पैदा किया गया ऑब्जेक्शन है, जो कि हमें हटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे किसी से भी बीमा बेचने की बात शुरू की जाए। देखिए, जब हम किसी भी काम को करते हैं ना, चाहे वो इंश्योरेंस का काम है, चाहे कोई और काम है, हमारे रास्ते में बहुत सारे मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, है ना। तो क्योंकि इंश्योरेंस का फील्ड तो ऐसा है कि एक बार अगर काम किया जाए तो उसका जो फल है वो हमें 15-20 साल तक मिलता रहता है। ये तो आप लोग अब समझ ही चुके हैं। तो भाई, जब हमें 15-20 साल तक किसी काम का फल मिलेगा, पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो उस काम को करने में थोड़ी सी कठिनाई भी तो ज्यादा आएगी ना। पर हमें क्या करना है? ऐसी मुसीबतों से घबरा नहीं जाना है ना। हमने उनका सामना करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए हमें जो है, ट्रेनिंग की बहुत जरूरत रहेगी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन जो हमारे द्वारा सेल्फ क्रिएटेड है, वो क्या है कि बीमा बेचने की बात शुरू कैसे करें। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि कैसे शुरुआत की जाए किसी से भी कि बीमा खरीद लो, है ना। तो उसके लिए क्या करूं, ये बहुत बड़ी मेरे साथ मुसीबत है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे किसी को कहूं कि बीमा खरीद लो, है ना। तो चलिए जानते हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि जब भी हम किसी से इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात करेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसके घर ही जाएंगे, उससे मिलेंगे, है ना। तो जब भी आप किसी से मिलें तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। ठीक है। अगर आप ज्यादा थोड़ा सा पैसा आपके पास है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप अपने नाम के मतलब अपने नाम के आईडी के साथ, एलआईसी की आईडी के साथ की रिंग्स छपवा लें, है ना। 10 से 15 रुपए का की रिंग आ जाता है। इतना भी पैसा अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो 5 रुपए का पेन आ जाता है, उस पे अपना नाम, फोन नंबर वगैरह छपवा लें। ये भी नहीं आप करना चाहते, तो एटलीस्ट जब भी किसी से मिलने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जाएं। जैसे बच्चे तो सभी के घरों में होते ही हैं, तो कोई ना कोई छोटी मोटी टॉफी, चॉकलेट, इस तरह से मतलब हमेशा अपने बैग में रखें। जब भी उसके बच्चे आए हैं तो बच्चों को आप चॉकलेट वगैरह जो उसके माता पिता हैं उनके सामने दें, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कभी भी खाली हाथ किसी से मिलने ना जाएं। क्योंकि देखिए, जो ना इंश्योरेंस का बिजनेस है ना, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। क्योंकि जिससे भी आप मिलने जाए ना, तो उसे कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो बीमा सखी बन गई है या फिर इंश्योरेंस एजेंट बन गया है, बस अब ये मेरे पीछे ही पड़ जाएगी कि 2 पॉलिसीज करवा ले, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरी सैलरी आ जाएगी। नहीं। अगर ये आप अभी नेचर अपना रही हैं या ये व्यवहार रख रही हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इससे आपसे कोई भी बीमा नहीं करवाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसी के भी पीछे नहीं पड़ जाना है कि बस इंश्योरेंस करवा ले, इंश्योरेंस करवा ले। ठीक है। तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि कभी भी खाली हाथ ना जाएं। जब भी जाएं किसी से मिलने, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान जो है लेकर जाएं। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो बीमा है ना, या इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये बिजनेस होता है संबंध निर्माण या फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग का। देखिए, जो भी आपका पॉलिसी होल्डर है ना, जिससे भी आपने बात करनी है रिगार्डिंग इंश्योरेंस बिजनेस, तो उसको बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति ये सिर्फ और सिर्फ बीमा बेचने के लिए मेरे से मिलने आया है ना। देखिए, अच्छा बिजनेस तभी आप कर पाओगे अगर आपका रिलेशनशिप जो है
उस व्यक्ति के साथ अच्छा होगा। तो उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ बीमा बेचने के लिए या फिर अपना टारगेट पूरा करने के लिए मेरे से मिलने आ गया है। ठीक है? अच्छा रिलेशनशिप अगर आप बनाएंगे तो जो पॉलिसीज हैं वो खुद ब खुद आपकी हो जाएंगी, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर रिलेशन पहले बनाना पड़ेगा, उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, आपने बातचीत कर ली है ना, उससे मिल लिए, बातचीत हो गई शुरू। उसके बाद क्या है, बच्चे आ जाते हैं, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। अब क्या है कि आपने क्या करना है, जो आप बच्चों के लिए टॉफी चॉकलेट वगैरह लेके गए हैं ना, तो वो उसके माता पिता के सामने उसे देनी है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने बच्चों से ही पूछना है कि बेटा बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। तो ज्यादातर बच्चे जो है बता देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, या फिर और भी तरह तरह के सपने हर बच्चा जो है अपने भविष्य के लिए देखता है। और साथ ही साथ उसके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए जो है सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये बनेंगे, है ना। तो अब आपने ये पूछ लिया कि क्या बनना चाहते हो बेटा। ठीक है, बच्चों ने बता दिया, चॉकलेट ली और भाग गए। अब जो अगला काम आपने करना है वो क्या करना है, जो नेक्स्ट काम है वो आपका ये है कि आपने उससे पूछना है, उसके माता पिता से, कि क्या आप जानते हैं कि जो भी आपका बच्चा बनना चाहता है उसकी पढ़ाई में कितना खर्चा होगा। और अगर आप जानते हैं कि कितना खर्चा होगा तो आपने उस खर्चे के लिए क्या तैयारी की है। तो बहुत से तो लोग होंगे जो बोल देंगे नहीं, मुझे नहीं पता कि कितना खर्चा होगा और ना ही मैंने कोई तैयारी की हुई है। ठीक है? तो ऐसे में तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। तो आपको क्या करना है, उसे बताना है कि अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो आपको चाहिए कि बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, इसके लिए एलआईसी में अलग अलग तरह के चिल्ड्रन प्लान हैं जिन्हें कि आप ले सकते हैं, जिनमें बच्चे के 20 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र में मनी बैक मिलेंगे, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। और 25 साल में प्लान में मेच्योरिटी मिल जाएगी, जिससे कि वो आगे अगर बिजनेस करना चाहे या उसकी शादी के लिए जो है खर्चा आराम से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, टेबल नंबर 732 और 734, ये दोनों ही बहुत अच्छे प्लान्स हैं जिन्हें कि बहुत कम प्रीमियम से भी शुरू किया जा सकता है। मतलब 1000-1200 रुपए पर मंथ से भी अगर शुरू करें तो ये इजीली ये प्लान जो है सुटेबल प्लान्स रहते हैं, है ना। तो ऐसे केस में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उसे आप जो है बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं देना चाहते हो जानकारी, तो आप अपने रेफरेंस में दे दो कि मुझे भी इस तरह की बहुत चिंता थी अपने बच्चे के भविष्य के लिए, तो मैंने अपने बच्चे के लिए इस तरह से एलआईसी का ये एक इंश्योरेंस प्लान लिया है, जिसमें कि जब बच्चा 20 साल का होगा, 20 साल से लेकर 24 साल की उम्र तक उसे मनी बैक मिलेंगे और 25वें साल में उसे जो है अपना मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना है, तो अपने रेफरेंस देके आप बता दो कि मैंने ऐसे ऐसे अपने बच्चे के लिए ये किया है ना। अगर ना आया जवाब तब तो ये आसान हो गया। पर कई लोग क्या है जो ना नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, क्योंकि लोग भी जो हैं वो बहुत आजकल तेज हैं, है ना। वो बोलेंगे हाँ मुझे सब पता है, मैंने इसके लिए सब कुछ किया हुआ है। तो आप जनरली पूछ लो कि मुझे भी थोड़ा सा गाइड करो, फिर आपने क्या किया हुआ है, मैं भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए थोड़ी सी चिंतित हूँ, है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, बोलेगा मैंने जो है अपने बच्चे के लिए आरडी खुलाई हुई है, हर महीने में 1000 रुपया जमा करवा देता हूँ। ठीक है? तो देखो इस केस में आप फिर उससे ऐसा पूछ सकते हो कि कितने साल की आरडी करवाई है ना। देखो कितने साल की होगी, 5 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की होगी। अब 5 साल या 10 साल में के इन बिटवीन अगर व्यक्ति के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, है ना, तो फिर आरडी कौन चलाएगा। तो इस तरह से आप पूछ सकते हो, उसका रेफरेंस ना लो, अपने पर लो कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूं, कुछ आइडिया दो मुझे, कुछ गाइड करो, है ना। तो इस तरह से आप आरडी को अपोज कर सकते हो। अच्छा, फिर बात आई, वो व्यक्ति कह सकता है कि मैंने तो एफडी करवाई हुई है, या फिर इसके दादा दादी ने इसके लिए एफडी करवा दी हुई है। तो देखो एफडी में भी जो पैसा डबल होता है, कितने साल में होता है आजकल, मेरे ख्याल 11-12 साल में जो है पैसा डबल होता है। तो आप उसे ये बता सकते हो कि बहुत अच्छी बात है अगर एफडी करवाई हुई है आपने, पर एफडी में क्या होगा, 10-12 साल बाद एक इकट्ठा पैसा आएगा, एक बार में ही वो खर्च हो जाता है। तो अगर आप महीने का थोड़ा थोड़ा 1000-1000 रुपए भी अपने बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट करते हो,
तो जो उसको मनी बैक्स आएंगे हर साल मिलेंगे 20 साल से लेके 24 साल की उम्र तक, तो उससे उसकी कॉलेज की फीस हो जाएगी, है ना। और 25वें साल में जो इकट्ठा पैसा मिलेगा उससे उसकी शादी या फिर बिजनेस में हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसे बता सकते हैं। या फिर कई लोग और भी ज्यादा तेज होते हैं, वो कहते हैं मैं मेरे को तो जी इंश्योरेंस में या फिर बैंकों बुंकों में विश्वास ही नहीं है, मैं तो शेयर मार्केट में लगाता हूँ। भाई देखिए, जो शेयर मार्केट है ये तो काम है गैम्बलिंग का, है ना। इसमें क्या है, कुछ पता नहीं है, पैसे बढ़ गए, नहीं बढ़े तो डूब भी जाते हैं। ये आप लोग सुनते ही रहते होंगे, आजकल न्यूज वगैरह में ये आता ही है, आजकल क्या पहले से ही आता है। तो शेयर मार्केट में अगर लगाना चाहता है बिल्कुल लगाओ, वो आपका इंटरेस्ट है। पर अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए और नहीं कुछ, महीने का 1500 2000 जो है सुरक्षित या सेफली इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते रहो, जिससे कि जो बच्चे का भविष्य है वो सुरक्षित होगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो पॉलिसी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आप लोग फेस करोगे या फिर बहुत से लोग आपको कहेंगे, वो कहेंगे अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है ना। तो देखो, आपने उसे कहना है कि देखो भाई, अभी आपकी उम्र कितनी है, 30 साल 40 साल इतनी होएगी। तो अभी आप कमा रहे हैं, अपना खूब अच्छे से काम करने लायक हो, कमा रहे हो, है ना। तो अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो जब आपकी एज 60 साल या फिर 65 साल हो जाएगी, तब पैसे कहाँ से आएंगे। अभी तो आप कमा रहे हो, अभी अगर आपके पास पैसे नहीं है, जब आप कमाने लायक नहीं रहोगे, तब क्या करोगे, तब अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाओगे, है ना। तो इस तरह से आपने उसे बताना है कि अगर अभी पैसे नहीं है तो फिर वो कभी भी आपके पास पैसे नहीं होंगे। और देखो, कई लोग और भी बहुत चालाक होते हैं, वो कह देते हैं नहीं नहीं, हम हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं देंगे। तो देखो, उस केस में आपने क्या बताना है। देखो, आपने उसे कहना है कि भाई जो बच्चों की स्कूल फीस है कितनी है ना, उससे पूछो। अगर नहीं बता रहा तो जनरली अपने बच्चों की बता दो कि भाई मेरे बेटे की फीस, तो स्कूल की जो फीस है वो कितनी है, 4000 या 5000 रुपये महीने की है। पर अगर स्कूल वाले जो फीस है नेक्स्ट सेशन में 5000 की 6500 कर दें, तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल से हटवा लेंगे, उसकी पढ़ाई बंद करवा देंगे? तो वो बोलेगा नहीं, है ना। तो अब क्योंकि वही जो 5000 अभी हम दे रहे हैं, अगले साल अगर हमें 6500 देने पड़े, तब भी तो हम एडजस्टमेंट करके अपने खर्चों को बैलेंस करके उसकी फीस देंगे ना, ठीक है ना। अब अगर कोई भैया है जो कि कहते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उससे जनरली पूछो कि अभी पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए लीटर है, तो आप बाइक पे या गाड़ी पे जाते हो। अब अगर मान लो कि पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो बढ़ते बढ़ते 150 हो गई या 200 हो गई पर लीटर, तब क्या आप अपने बाइक पे या गाड़ी पे जाना छोड़ दोगे? तो क्या पैदल जाया करोगे अपने काम पे, है ना। इसी तरह से अगर कोई महिला है, आपकी सहेली है, तो उससे आप पूछ सकते हो कि गैस सिलेंडर का रेट अभी 800 से 900 है, अगर ये 1500 या 2000 रुपए का हो गया, तब क्या आप खाना बनाना छोड़ दोगे? तब भी तो लोगे ना। तो जब हमारी जो ये जरूरतें हैं इन्हें पूरा हम करते हैं, हमारे उसी पैसे में से करते हैं, तो इंश्योरेंस भी तो हमारी नीड ही है। ये हम क्यों इसको एज नीड नहीं मान रहे हैं, ये क्योंकि लग्जरी थोड़े ना है। हम कोई मजे के लिए इंश्योरेंस थोड़ा ना करवाते हैं, ये तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए करवाते हैं। हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम चाहे रहें या फिर ना रहें, हमारे परिवार पर कोई भी मुसीबत ना आए। और अगर हम जब बूढ़े भी हो जाएंगे, कमाने लायक नहीं भी रहेंगे, तो हमें पैसे के लिए, अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर, बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ना आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इंश्योरेंस की नीड के बारे में बताना है, उसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि एक पॉलिसी करवा ले, दो पॉलिसी करवा ले, सिर्फ 500 की ही करवा ले, सिर्फ 1000 की करवा ले। ऐसे अगर आप पीछे पड़ोगे तो आपसे कोई इंश्योरेंस नहीं करवाएगा। आपने उसे टेक्टफुली तरीके से इंश्योरेंस की नीड के बारे में बताना है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये समझाना है कि चाहे थोड़े से ही सही, पर अपने और अपने बच्चों के, अपने अपनों के भविष्य को सुरक्षित बनाओ। चाहे थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करो, महीने का 1500 2000, जितना जिस व्यक्ति की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो, ताकि आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे।
उसे ये समझाना है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही खाली भी हो जाता है। तो इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आज से ही इन्वेस्ट करो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे ना, वो मुझे आप लिख के बताइए, तो फिर मैं उनके सॉल्यूशंस आपको रेगुलरली देती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।